नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप आपकी खिदमत में हाजिर टुडे ऑन द 1st of June 2015। अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं हमेशा की तरह थोड़ी अनाउंसमेंट्स के साथ, थोड़े अपडेट्स के साथ। सबसे पहला जो अपडेट है जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ, उससे पहले कि मैं उसमें जाऊँ मैं अपना सिर्फ टाइम टेबल एक्सप्लेन करता चलूँ। इंशाल्लाह कल ट्यूसडे वाले दिन इल्फर्ड में लोगों से मुलाकात होगी और वेंसडे को साउथ हॉल ऑफिस में और इंशाल्लाह थर्सडे को मैनचेस्टर ऑफिस में लोगों से मुलाकात होगी। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन मैं इल्फर्ड में कर लिया करूँ और उसके बाद ट्यूसडे को और वेंसडे को और थर्सडे को साउथ हॉल में और मैनचेस्टर में लोगों से मुलाकात होती है। अब आते हैं अपडेट की तरफ। अपडेट क्या है, आज एक ऐसा पॉइंट है जिसको जब मैंने पिछले हफ्ते सुना था तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई थी सुन के कि यार ये क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। वो है अगेन जो इस गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लेज किया गया है या एक वादा किया गया है कि वो इमिग्रेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिटर करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्करेज करना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आके रहें। उसी सिलसिले में उसी चेन की एक कड़ी और ये है कि अब ये भी अनाउंसमेंट की गई है कि एक नया ऑफेंस क्रिएट किया जाएगा। वो ऑफेंस क्या होगा, वो जुर्म होगा कि आप इलीगल काम कर रहे हैं। ऑलरेडी आपको काम करना अगर अलाउड नहीं होता और आप काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ डिटेन कर सकती हैं या आपको रिपोर्टिंग पे लगाया जा सकता है, जो कुछ भी करना उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन अब जो चीज़ उसमें नहीं डाली जा रही है मुझे कि अब गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी कि आप अगर गैर कानूनी तौर पर काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो जो आपकी कमाई है, जो आपके पैसे हैं, जो आपके वेजेस हैं, जो आपने मेहनत करके कमाए हैं, वो वेजेस आपके कॉन्फिस्केट किए जा सकते हैं, यानी वो आपसे पैसे छीने जा सकते हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से मेरा ख्याल है कि उनको जो बात समझ आती है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि जी इतना हर तरफ से बंद करते जाओ कि लोग खुद ही छोड़ के चले यहाँ से। पहले अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं जहाँ पे आपके पास स्टेटस नहीं है तो आपके लैंडलॉर्ड को फाइन किया जा सकता है। अभी पूरे यूके में उसको फैलाया नहीं गया, लेकिन बात है कि उसको भी फैला दिया जाएगा। दूसरी बात, कई लोगों को वो लेटर्स आ रहे होंगे जिसमें आपके ड्राइवर्स लाइसेंसेस कैंसिल किए जा रहे हैं। आपको कहा जाता है कि जी इतने दिन के अंदर अंदर अपना ड्राइवर्स लाइसेंस हमें वापस भेजें और बताइए कि आपका क्या स्टेटस है यहाँ पे, और अगर वो नहीं होता तो हम आपका ड्राइवर्स लाइसेंस मनसूख कर देंगे। उसके बाद बैंक्स को इशारा कर दिया गया है, बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि लोगों के अकाउंट्स ना खोले जाएं जिनके पास इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है। ये पहले भी मुश्किल एक हो गई हुई थी, लेकिन अब उस चीज़ को कानूनी शक्ल भी दे दी गई है। अपील राइट्स आपके कम से कम किए जा रहे हैं, वो भी एक तकलीफ ऑलरेडी मौजूद है। अब जो बात रह जाती थी कि लोग बेचारे गुजारा कैसे करते थे, आपके पास स्टेटस नहीं है लेकिन आप पिछले 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके बच्चे आपके साथ हैं, कुछ ना कुछ तो करना है, बेनिफिट्स लेना आपको अलाउड नहीं है, काम करना आपको अलाउड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? या आप कोई क्रिमिनल ऑफेंस करेंगे जाके, यानी कि आप कोई उल्टी सीधी चीज़ करेंगे, या फिर ये कि आप कहीं पे थोड़े पैसों के ऊपर काम करते रहेंगे। अब ये वो लोग हैं जो कि मेरे एक्सपीरियंस में, जो क्योंकि मैं रोज़ाना इनके साथ डील करता हूँ, मेरे पास इस तरह के लोग आते हैं कि जो बेचारे कहीं दुकानों पे काम कर रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, कहीं पे किसी वो टेक अवेज के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो बेचारे छुप के एक डर के मारे सारा वो काम कर रहे होते हैं, और अक्सर जो गोइंग रेट होता है यानी मिनिमम वेज से भी कम के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब जो धमकी दी जा रही है वो ये है कि जो कोई ऐसा काम करते हुए पकड़ा जाएगा उससे उसकी वो कमाई भी छीनी जा सकती है। अगर ये चीज़ होने लग जाती है, या जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इसको कानूनी शक्ल दे देंगे और फिर ये भी करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप किस पोजीशन में आ जाते हैं? मेरे नज़दीक ये एक नहायत ही एक लो किस्म की, घटिया किस्म की हरकत है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इमिग्रेशन को कंट्रोल करना इनका मंशूर का एक हिस्सा था और ये चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स को कंट्रोल किया जाए, लेकिन मेरा जो सवाल उठता है वो ये कि जो लोग इतने सालों से ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए आप क्या करते हैं? उनको आप कैसे यहाँ से निकाल रहे हैं? या तो ये हो कि आपको पकड़ा जाए, आपके ऊपर जो आपका केस है आपको अपील का राइट दिया जाता है, आपको मौका दिया जाए कि आप अपने केस को हाँ में या ना में मंजूर कराएं या ना मंजूर कराएं, और उसके बाद आप यहाँ से चले जाएं, या आपको स्टेटस दे दिया जाए और आप काम कर सकें। या दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा नहीं किया जा रहा तो क्यों नहीं किया जा रहा? अभी हम देख रहे हैं कितने सालों से ये चीज़ चलती आ रही थी कि आप ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डालते हैं और आपकी एप्लीकेशन को एक स्टैंडर्ड तरीके से रिफ्यूज़ कर दिया जाता है और उस पर आपको रिमूवल डायरेक्शंस नहीं दी जाती, या आपको इमिग्रेशन नोटिस सर्व नहीं किया जाता, क्योंकि उनको मालूम है कि फिर उसके ऊपर कानून की तरफ से आपको अपील का राइट मिलता है। इनकी कोशिश क्या है
कि आपको अपील का राइट ना दिया जाए, आपके लिए ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर दी जाए कि आप खुद ही यहाँ से छोड़ के चले जाएं। और अब ये चीज़ की जा रही है कि अगर आप काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो क्योंकि आप इलीगल हैं, आपके पास स्टेटस नहीं है, आपके वो पैसे भी जब्त किए जा सकते हैं। मेरा ख्याल है अगर आप इस चीज़ को देखें, मुझे शायद कोई सुनने वालों को ये बात पसंद आए, मैं पहले से माजरत कर देता हूं, लेकिन ये मुझे उसी तरह की बात लगती है कि कल को ऐसा भी कानून आ सकता है कि अगर आप इलीगल हैं, अगर आप इलीगल इमिग्रेंट हैं, आपके पास स्टेटस नहीं है, तो अगर आपके कपड़े उतार के भी आपको वहां पे खड़ा कर दिया जाता है तो ये भी इमिग्रेशन को कंट्रोल करने का एक हिस्सा होना चाहिए। मेरी नज़र में एक मेहनत करने वाले बंदे से, जो पहले ही एक स्लेव की तरह, एक नौकर की तरह कहीं पे काम कर रहा है, जिसको पूरे पैसे नहीं मिलते, जिसको कोई राइट्स नहीं मिलते, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए फिर भी मेहनत मजदूरी करने की कोशिश कर रहा है कि यार मैं बेनिफिट्स के ऊपर ना पढ़ूं, या मैं कोई चोरी चकारी ना करूं, या मैं कोई और क्रिमिनल ऑफेंस ना करूं, मैं चुप करके इस टेक अवे में काम कर रहा हूं, चलो ठीक है मुझे मालिक पैसे कम देता है लेकिन मेरा गुजारा तो फिर भी चल जाता है। उस चीज को रोकने के लिए अब यह भी कहा जा रहा है कि जी उनके पैसे भी जब्त कर लिए जाएंगे। भाई मेरा सवाल यह उठता है, आप ये तो कर रहे हैं कि इनको डिस्करेज किया जाए, लेकिन जो लोग ऑलरेडी यहां पर हैं, जो सालों साल से यहां पर रह रहे हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है? कोई एमनेस्टी भी आप अनाउंस नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इतना शोर मचाया था इलेक्शन से पहले कि हम इमिग्रेशन को काटेंगे, कि आप अगर कोई एमनेस्टी अनाउंस करते हैं तो मेरा ख्याल है सारी यूके की गवर्नमेंट आपके गले पे पड़ जाएगी। अब सारी यूके की जो पॉपुलेशन है वो आपके गले पे पड़ जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप उनको निकाल भी नहीं रहे, आप उनको स्टेटस भी नहीं दे रहे, और जो उनके रहने की हवा और पानी है आप वो भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये तो सख्त एक हैवानियत वाली बात है, ह्यूमन राइट्स से दूर की बात आ जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन है आजकल, और इसी सिचुएशन के अंदर हम लोग चल रहे हैं और रह रहे हैं। मेरे पास रोज़ाना लोगों के फ़ोन आते हैं, लोग जो मिलने आते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट्स करते हैं। रोज़ाना मैं स्टूडेंट्स के साथ डील करता हूं जिनके कॉलेजेस रिवोक हो चुके हैं, या जिनका वीज़ा था लेकिन वो अपने कॉलेज नहीं गए किसी वजह से, उनके पैसे ख़त्म हो गए, कुछ भी हो गया, अब वो वैसे ही रह रहे हैं। अब उनको अगर ये कह दिया जाए कि जी आप ड्राइव आप नहीं कर सकते हैं, किसी घर में आप नहीं रह सकते जहाँ पे लैंडलॉर्ड को फाइन कर दिया जाएगा क्योंकि आपके पास स्टेटस नहीं है, आपका ड्राइवर्स लाइसेंस वगैरह तो पहले ही उन्होंने कर दिया हुआ है, और प्लस जो अगर आप काम कर रहे हैं तो वो पैसे भी आपसे छीन लिए जाएंगे और जब्त कर लिए जाएंगे। मेरा ख्याल है ये बहुत नाइंसाफ़ी वाली बात है। मेरे नज़दीक जो इसका इलाज होना चाहिए वो ये है, ठीक है आपने आगे से कानून को सख्त करना है, आप ज़रूर कीजिए, लेकिन जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ इतना टाइट कर देना हर चीज़ को कि उनका सांस घुट जाए, ये सरासर ज़्यादती वाली बात है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने जो दोस्त अहबाब हैं, जो और लोग इमिग्रेशन में काम करते हैं और जो लोग इस चीज़ को उसी तरह से महसूस कर रहे हैं जिस तरह से मैं महसूस करता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि हम कोई ऐसा फोरम क्रिएट करें, कुछ ऐसा लोगों को इकट्ठा करें कि हम कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें और कोई ना कोई नतीजा निकाल सकें इसके ऊपर। लेकिन वादा आपके साथ कोई नहीं किया जा सकता, बिकॉज इस वक्त जो हालात हैं और जिस तरह से ये मुश्किलात पैदा कर रहे हैं वो एक बहुत एक परेशान कुन किस्म की बात है। ये तो मैं जो बात करना चाहता था मैंने आपके साथ शेयर कर दी, लेकिन इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ डराने के लिए या घबराने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए मैं ये बातें नहीं करता हूं। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, आपको बाखबर रखने के लिए ये सब कुछ किया जाता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आपको कानून का नहीं पता और आपके अपने वकील से आपको पता नहीं चलता या आपको अपने किसी जानने वालों से पता नहीं चलता, तो कानून क्योंकि बना दिया गया, और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो डिफेंस, यानी कि अगर कानून का आपको नहीं पता तो आप कल को ये नहीं कह सकते कि जी मुझे पता नहीं था कि ये गैर कानूनी चीज़ है। आपको वो चीज़ कोई करामत साबित नहीं होगी, इसलिए बेहतर है कि आपको मालूम हो। दूसरी चीज़ जो एक थोड़ी सी कदरे बेहतर है वो ये कि रिकन्सिडरेशंस के ऊपर एक नई पॉलिसी आई है। जो हम फ्रेश क्लेम्स करते हैं या रिकन्सिडरेशंस रिक्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर अब जो पॉलिसी है, जो होम ऑफिस के पॉलिसी का हिस्सा इस तक बन चुकी है, वो ये है कि 6 अप्रैल 2015 से पहले जो एप्लीकेशंस की गई, जो कि बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पे आपने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन की गई और उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया, लेकिन आपको कोई राइट ऑफ अपील नहीं दिया गया क्योंकि उसके अंदर नोटिस ऑफ इमिग्रेशन डिसीजन सर्व नहीं किया जाता आपको, या किया जाता था, उसकी वजह से आपको अपील का राइट नहीं मिलता था। लेकिन अब ये चीज़ कही जा रही है कि अगर आप उस तरह के फैसलों के खिलाफ रिकन्सिडरेशन की दरख्वास्त डालते हैं तो उसको रिकन्सिडर किया जा सकता है। मेनली जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स डाली हैं वो ये हैं कि अगर आपके साथ आपकी फैमिली में कोई बच्चा है जो 18 साल से कम उम्र का है और वो आपके साथ आपके घर में आपके हाउस होल्ड के अंदर रह रहा है, तो फिर वहाँ पे
आपको ये रिकन्सिडरेशन की रिक्वेस्ट आपकी पूरी की जा सकती है। जो सिंगल लोग हैं उनके लिए कोई ख़ास इसमें मराहत शामिल नहीं की गई हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि अगर 6 अप्रैल 2015 से पहले आपकी एप्लीकेशन की गई थी जिसको रिफ्यूज़ किया गया, जिसमें आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिला, तो आप उसकी रिकन्सिडरेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम अभी भी रोज़ाना लेटर्स रिसीव करते हैं होम ऑफिस की तरफ से भी और कैपिटा वालों की तरफ से भी, जिसमें लिखा होता है रिकन्सिडरेशन रिक्वेस्ट डॉट डॉट रिजेक्टेड। अब वो रिजेक्टेड का क्या मतलब होता है? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सीधा मेरा ख्याल है अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। पहले फ़ोन कॉल लेते हैं। जी हेलो। वालेकुम अली साहब। जी वालेकुम। मैं शरीफ बात कर रहा हूँ लीड से जनाब। और मेरा ये सवाल था कि मैं यहाँ 2003 में आया था अपनी फैमिली के साथ, जब मेरे बच्चों की उम्र 16 और 17 साल थी। और उसके बाद हमारा वीज़ा ख़त्म हो गया और उसके बाद 2008 में मेरी वाइफ को कैंसर हो गया, जो 2-3 महीने में उनका भी इंतकाल हो गया। फिर 2012 में हमने FLRO की, जिसमें सारी सिचुएशन बताई और ये भी बताया कि यूके में आने से पहले 2003 से पहले हम 20 साल से दुबई में थे और हमारा सारा कनेक्शन खत्म हो चुका है पाकिस्तान से। उसके बावजूद उन्होंने 3 महीने में रिजेक्ट कर दिया। फिर हम जुडिशियल रिव्यू में लेके गए तो उन्होंने कहा कि जी जुडिशियल रिव्यू से वापस ले लें, आपका रिकंसिडर करेंगे। तो हमने उसको जुडिशियल रिव्यू से वापस लेके रिकंसिडरेशन में दिया, तो फिर उन्होंने दोबारा 3 महीने बाद रिजेक्ट करके भेज दिया। और इस दफ़ा जो है 1-2 लाइनों की रिजेक्शन की बजाय एक लंबा चौड़ा रिजेक्शन था। फिर हमने उनसे कहा कि आप हमें राइट ऑफ अपील दें, तो उन्होंने राइट ऑफ अपील भी नहीं दी। फिर हमने कहा ठीक है भाई, आप रिमूवल डायरेक्शन ही इशू कर दें। तो कहते हैं जी आपकी प्रायोरिटी नहीं है रिमूवल डायरेक्शन इशू करने की, तो हम रिमूवल डायरेक्शन इशू नहीं कर रहे। फिर हमने उसको हाई कोर्ट में दिया जुडिशियल रिव्यू के लिए। तो जुडिशियल रिव्यू की डेट थी 28 मई 2015 की। तो उस वक्त हमारे वकील ने कहा कि सबको अपीलें मिल रही हैं, तो आप जुडिशियल रिव्यू विड्रॉ करके उनको लेटर लिखे कि अपील दें या रिकंसिडर करें। तो हमने जुडिशियल रिव्यू विड्रॉ करके उनको लेटर लिखा हुआ है कि अपील दें या रिकंसिडरेशन करें। तो उसका कोई जवाब नहीं आया। और फिर 3 दिन पहले मेरे पास होम ऑफिस का केस वर्कर का फोन आया, जिसने मेरा नाम पूछा, बोला कि आप क्लेमेंट हैं। और वो मुझे बातों से तो वो कोई 18-19 साल का कोई बच्चा सा ही लग रहा था, कोई एक्सपीरियंस। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप क्या चांसेस है मेरे केस बनने के? तो वो कह रहा है कि हाईली अनलाइकली है कि हम रिकंसिडर करेंगे, लेकिन फिर भी आप बैठे रहें। और फिर अब जो है अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। मेरा वकील ने ये कहा है कि आप फर्दर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं लिवरपूल में जाके, लेकिन मैंने सुना था कि ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन तो बाय पोस्ट हो रही है। तो ये फर्दर रिप्रेजेंटेशन क्या ह्यूमन राइट्स की है या हमें कोई फ्रेश क्लेम करना चाहिए या हमें इन पर्सन लिवरपूल जाना चाहिए, जो कि सिर्फ असाइलम वालों के लिए है? तो इसका मुझे आप जवाब दे दें कि ये क्या चक्कर चल रहा है, क्या हमें फ्रेश क्लेम करना चाहिए और कौन सा फॉर्म है फ्रेश क्लेम करने के लिए और उसकी कितनी फीस है? ओके चलिए मैं फिर बताता हमें हूं। उनका वेट करना चाहिए उनके जवाब का। और मेरा वकील जो कह रहा है कि आप इन पर्सन जाके लिवरपूल में करें, तो क्या वो सही है कि इन पर्सन जाके करना है? प्लीज मुझे इसका जवाब फोन पे दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब आप गौर से सुनिएगा जी। जो पहली बात आपकी है, वकील ने आपको कहा कि आप इन पर्सन जाके करा सकते हैं। आपने कहीं पर असालम का जिक्र नहीं किया, तो मुझे लगता है कि आपको असालम की ना होने की वजह से इन पर्सन तो शायद वो ना करने दें, क्योंकि वो यही कहते हैं कि जी अगर आपने कोई ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन करनी है, उसके लिए आप एक पेड एप्लीकेशन कीजिए, होम ऑफिस की फीस जमा कराइए, NHS का सरचार्ज जमा कराइए, फॉर्म फिल करें, उसके साथ आप वो एप्लीकेशन करें। आपकी बात जो दूसरी है कि आपने पहले एप्लीकेशन की थी, उसको आपने रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा, जुडिशियल रिव्यू में गए, उन्होंने फिर उसको रिफ्यूज़ कर दिया, आप फिर जुडिशियल रिव्यू में गए, अब उसको विड्रॉ कर लिया गया। आपको मेरा ख्याल है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपके जो वकील साहब हैं उनको, उनकी तरफ, कि जुडिशियल रिव्यू का शायद आप वेट कर लेते तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि अब टाइम तो आ ही गया था, 28 मई का आपने बताया। लेकिन चले खैर है, वो भी टाइम गुजर गया है, वो भी चीज़ गुजर गई है। मुझे जो सुन के आपकी बात लग रहा है कि जो बेहतरीन चीज़ आपके लिए बनेगी वो ये है कि आप नई एप्लीकेशंस कीजिए, फ्रेश क्लेम करने के बजाय या कोई फर्दर रिप्रेजेंटेशंस करने के बजाय अगर आप एक नई एप्लीकेशन करते हैं तो उसके अंदर आपको फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी बात जो मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया यहाँ पे कि ऐसा भी हो रहा है कि अब उन्होंने कहा कि जी 6 अप्रैल 2015 से पहले की जो एप्लीकेशंस हैं उनकी अगर रिकन्सिडरेशन रिक्वेस्ट आती है तो उसको रिकन्सिडर किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट्स डाली हैं उसमें आप शायद पूरा ना उतरें, क्योंकि आपके साथ कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं रह रहा और ना ही आपको होम ऑफिस की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है। सो ये चीज़ ना होने की वजह से शायद आपको रिकन्सिडर ना कर सके, वो उनकी पॉलिसी का वो हिस्सा शायद ना बने। इसलिए मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतरीन चीज़ ये होगी कि आप एक नई एप्लीकेशन डालें।
आपकी सिचुएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आप अपनी कंट्री से, अपने पाकिस्तान से, अगर आपका जिक्र आपने पाकिस्तान किया इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, कि आप वहाँ से कितना दूर जा चुके हैं। क्योंकि जो अब कानून इस वक्त कहता है वो ये है कि आपको जब एप्लीकेशन करनी है तो आपको ये प्रूव करना है कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टीज़ हैं जिनकी वजह से आपको वापस अपनी कंट्री में सेटल करने में प्रॉब्लम आएगी। अब अगर आप ये 20 साल की बात करते हैं कि जी आप जब यहाँ पर आए थे 2003 में, उससे पहले 20 साल आप दुबई में थे या कहीं और थे, तो इसका मतलब आप पाकिस्तान से तो दूर है ना। सो अगर आप 1983 से निकले हुए हैं और 1983 से 93 10 साल, 2003 20 साल, 2013 30 साल और उसके ऊपर फिर 2 साल और लगा लें तो 32 साल आपको हो गए हैं अपनी कंट्री से दूर, तो कैसे आप जाके वहाँ पे सेटल हो सकते हैं? अनलेस आपके बहुत ज़्यादा ट्रिप्स लगते रहे हैं, अनलेस आपका अभी भी घर है, अनलेस और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर वो उस तरह की बात नहीं है तो फिर आप इस चीज़ के ऊपर अभी भी चल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको नई एप्लीकेशन करनी चाहिए। खर्चा तो आपका होगा, लेकिन आप और आपके जो 2 बच्चे हैं वो भी उनकी अब एडल्ट एप्लीकेशन होंगी। सबको इसी पॉइंट के तहत प्रॉब्ली एप्लीकेशन करनी चाहिए कि अगर आप वापस जाएं तो आपको वापस सेटल होने में सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। उसका एक और फ़ायदा जो आपको मिल सकता है वो ये कि क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन होगी और इमिग्रेशन एक्ट 2014 अब इन इफेक्ट आ चुका है, तो अगर आपकी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ किया जाता है तो उस पर आपको अपील का राइट मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है ये आपके लिए बेहतरीन सोल्यूशन रहेगा। आप इंतज़ार करना चाहें तो इतने साल आपने इंतज़ार किया, आप और भी इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन इंतज़ार करने के हक़ में आपकी केस में शायद मैं ना हूँ, बिकॉज इतना आपने ऑलरेडी इंतज़ार किया है, इतना कुछ ऑलरेडी होता रहा हुआ है। मेरा ख्याल है आपके लिए बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो नई एप्लीकेशन ज़रूर डाल दीजिए। उस नई एप्लीकेशन का फ़ायदा ये है कि आप जो कुछ इसमें कहेंगे वो तो लेटेस्ट कानून के मुताबिक आप रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, और फिर जब आप 1 बाय 1 सारे इंडिविजुअल्स को देखा जाता है तो आप सबका कनेक्शन अपनी कंट्री से काफ़ी कट चुका हुआ है। आप इतनी दूर है वहाँ से और इतनी देर हो चुकी है आपको वहाँ से दूर हुए कि उसके ऊपर आपका कोई ना कोई चांस बन सकता है। मेरा ख्याल है आपको नई एप्लीकेशन करनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक विद दैट सर जी। अगला सवाल लेते जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम। मैं आपका क्लाइंट बोल रहा हूँ बुखारी साहब, उमर दराज। आपने मेरे लिए स्टेटस उमर दिया था साहब ना, इसलिए प्लीज मैंने आपने फोन यहाँ कर पे लिया आपको कि आपका शुक्रिया अदा करूँ आपको और आपके पूरी टीम का। बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप मुझे दफ्तर में फ़ोन कीजिएगा, हम यहाँ पे टीवी पे उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन कॉल करने का बहुत शुक्रिया। ओके जी, अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो, मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप होगी जी। हेलो हेलो जनाब। अली भाई जी जी भाई साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी जी खैरियत, अल्लाह का शुक्र जी। बताइए क्या कर सकता हूँ आपका प्रोग्राम सर बहुत अच्छा है। आप Thank भगवान you. आपको इतना बिजनेस दे, आप खूब तरक्की करो सर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। बताइए जी जी, क्वेश्चन ये है जी कि मैं 2010 में आया था यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, हाँ और मेरे यहाँ पे एक मेरी बेटी साथ में थी और एक यहाँ पे हुई है। हाँ तो हमने एक केस डाला था ह्यूमन राइट्स का, हाँ तो उसमें हमें अपील का भी उन्होंने ऑप्शन दी थी हमारी। हम अपील पे भी गए थे, उन्हें हमने अपनी सारी सिचुएशन बताई, हाँ। तो बाद में उन्होंने हमारी अपील को रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया जी। हाँ जी, डिसमिस कर दिया। हाँ तो उसके बाद उसके काफी देर बाद हमें फिर इन्होंने साइन पे बुलाया। जो साइन वाली लेटर आती होती है घर पे, वो लेटर आई। लेटर के बाद पहले तो उस पर लिखा हुआ था कि आप हर महीने आएंगे, उसके बाद उन्होंने हमें 6 महीने का टाइम डाल दिया। ठीक है कि आफ्टर 6 मंथ आपने आना है जी। तो सर अभी जब हम अभी वकील के पास गए थे, जब हमने पहले केस लगाया था, वकील मेरे को बता रहा था कि जब तक आपका केस चलेगा आप काम कर सकते हो। अच्छा, तो अभी जहाँ पे मैं काम कर रहा था वहाँ पे लेटर आ गई, वो कहते कि आप काम नहीं कर सकते, आप लीगल हो। मेरे को समझ नहीं आ रही सर जी, मैं क्या करूँ, वो कंफ्यूज हो गया मैं तो। ओके, आप मुझसे पूछना क्या चाह रहे हैं? मेरे को रोशन दीजिए। मेरे 2 बच्चे भी हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे रुके हमारा कुछ बन सकता है। हमें 5 साल हो गए यहाँ पे, और एक बेटी मेरी 3 साल की है, एक बेटी मेरी तकरीबन 9 साल की है। ओके, सो उसको भी यहाँ पर आए हुए 5 साल हुए हैं? जी हाँ। ओके, चलें, अब आप गौर से सुनिएगा सर, मैं बताता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम जी। देखिए, आपके केस में जो जान बनती है कि नहीं बनती, वो सिर्फ इस पॉइंट पे है कि आपको यहाँ पे आए हुए भी 5 साल का टाइम हुआ है। 5 साल के मुताबिक अगर आप देखें तो आप किसी कानून के अंदर नहीं आते,
क्यों? क्योंकि कानून क्या कहता है, या तो आपने 20 साल गुजारे हों, या आपकी उम्र 18 और 25 के दरमियान हो, आधी ज़िंदगी गुजारी हो, या 18 साल से कम आपकी उम्र हो, 7 साल से ज़्यादा गुजार ली हो, या आप 20 साल से कम हैं यहाँ पे, लेकिन आपके सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स होंगी अगर आप वापस अपनी कंट्री में जाना चाहते हैं। अब वापस जाने के लिए आप कैसे प्रूव करेंगे कि सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज होंगी आपको, क्योंकि अभी आपको आए हुए सिर्फ 5 साल का टाइम हुआ है। सो इस चीज़ को 5 साल की नज़र में जब देखा जाता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर अभी कोई स्टेटस मिलने वाली बात बनेगी। सो आपकी सिचुएशन अभी काफ़ी वीक है इस चीज़ पर। बच्ची का आपने बताया कि बच्ची की उम्र अब 9 साल है। अब अगर उसको यहाँ पे 7-8 साल गुजर जाते हैं तो ऑफ कोर्स एक चांस बन सकता है कि आप एक फाइट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हरगिज़ यहाँ बैठ के ये नहीं कहूँगा कि जी अभी आपकी बच्ची को सिर्फ 5 साल गुजरे हैं, अभी 2-3 साल और इंतजार करें, उसके बाद कोई केस डालिएगा, बिकॉज कानून को इस तरह से फॉलो नहीं किया जा सकता। हमें नहीं पता कि आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद यही कानून होता है कि नहीं होता। सो इसलिए मैं आपको ये मशवरा नहीं दे सकता। अब बात आती है कि जी आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर। मेरी नज़र में आपके लिए ऑब्वियसली कोई और ऑप्शन देख लेना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, मैं इसी बेस पे लड़ना चाहता हूँ। अब सेक्शन 55 की एक रिक्वायरमेंट है कि बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट को देखा जाए। अब अगर आप ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि आपकी बच्ची के बेस्ट इंटरेस्ट में ये है कि ऑल्दो उसने अभी 5 साल गुजारे हैं यहाँ पे, उसको फिर भी यहीं पे रहने की इजाज़त दी जाए, तो फिर तो आपका केस उस बेसिस पे बन सकता है और आप आगे चल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता। जो आपने काम की बात पूछी कि जी आपने अपील की और आपकी अपील डिसमिस हो गई और उसके बाद अब उसको भी काफ़ी देर गुजर चुकी है और फिर आपको रिपोर्टिंग का लेटर आया और आप वहाँ पे गए। अब आपको जो रिपोर्टिंग का लेटर आया होगा उसके ऊपर भी साफ साफ लिखा होता है दैट यू आर नॉट अलाउड टू एंगेज इन बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, यानी उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है कि आपको काम करने की इजाज़त नहीं है। अगर तो उस पर लिखा हुआ था कि आपको काम करने की इजाज़त है तो फिर हाँ, आपके वकील साहब सही कह रहे हैं। लेकिन ये चीज़ जो आपने बताई कि आपकी अपील डिसमिस हुए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो काम करने की इजाज़त का जो इजाज़त थी आपकी, जो आपका स्टेटस था, वो आपकी अपील के साथ ख़त्म हो चुका है। सो उसके बाद से आपको काम करना अलाउड नहीं है अनलेस आप खास तौर पे उनसे परमिशन की दरखास्त करें। आप होम ऑफिस को लिख सकते हैं कि जी मैं इतनी देर से यहाँ पे रह रहा हूँ, ये मेरी सिचुएशन चलती रही है, मैं अभी भी अपना केस लेके चलना चाहता हूँ, मेरी बच्ची के अभी भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि उसको यहाँ से निकालना गलत होगा और उसके बेस्ट इंटरेस्ट में ये बात नहीं होगी। और साथ उसके आप ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मैं अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना चाहता हूँ, मेरा ये जॉब है, मैं काम कर सकता हूँ, मैं करता आया हूँ, मैं अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट रखना चाहता हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे काम करने की इजाज़त दी जाए ताकि मैं उसी के ऊपर चलता रहूं और मुझे किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगर आप ऐसा करते हैं और आपकी परमिशन मिल जाती है तो फिर बेशक आप काम कीजिए, फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। जो रिपोर्टिंग वाला है वो तो उन्होंने 1 से 6 मंथ्स कर दिया, तो ठीक है, वो तो आप जाइए उसके लिए, लेकिन शायद वो भी आपको इतना जोर लगा कि आपको निकालने की कोशिश नहीं कर रहे अगर वो आपको 6 महीने बाद रिपोर्टिंग करने के लिए कह रहे हैं। सो मेरी नज़र में आपको कुछ ना कुछ अपनी बच्ची की बेस पे डाल देना चाहिए ताकि आप उसको लेके चलते रहें। अगर तो आप समझते हैं कि आपको अगर स्टेटस ना मिले तो आप वापस जाने के लिए तैयार हैं, तो फिर तो वापस चले जाइए, क्योंकि अभी कम से कम 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तो आपको, मुझे नहीं लगता कि स्टेटस मिलेगा यहाँ पे। मैं माजरत चाहता हूँ जी, आपको इससे को अच्छी बेहतर खबर नहीं दे सकता, लेकिन जो जिस तरह से मैं देखता हूँ मैं आपको उसी तरह से बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है। बेस्ट ऑफ लक विद दैट सर। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी बुखारी साहब, गुड इवनिंग जी। जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, पहले तो मैं थैंक यू करूंगा कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जी। थैंक यू वेरी मच सर। इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और सर जी मेरा सवाल है कि पहले तो मैंने टीयर 4 की एप्लीकेशन की थी और इन्होंने मेरे को रिफ्यूज कर दिया था कि तेरी फीस नहीं, जो कि बिल्कुल ही अनयूजुअल था। तो उन्होंने राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया था। खैर वो उसके लिए मैं लड़ा और राइट ऑफ अपील मिला और बड़ी अच्छी तरह मैंने वो विन किया केस। ठीक। और उसके बाद सर जी मैं दिसंबर में अपील बिन की, इनको फरवरी में 2003 में मैं इनको रिमाइंडर पाया कि भाई अभी मेरे को कोई ना कोई दो, अभी मेरी अपील होगी, आपका टाइम गुजर गया। कुछ नहीं बोले जी। उसके बाद अप्रैल में जाके उन्होंने लेटर डाला कि अभी तेरा केस हमने आगे केस वर्कर को दे दिया है और 2 मंथ के बीच हम तुम्हारा डिसीजन देंगे। ठीक है। वो 2 मंथ भी निकल चुके हैं सर जी। अभी मेरे को भले ये रिफ्यूज कर दें सर जी, मेरे को उनसे कुछ स्टेटस नहीं चाहिए, पर मैं चाहता हूँ जो इन्होंने मेरे को तंग किया है ना पिछले 1 साल से, क्या करूँ सर जी मैं इनको, क्योंकि सब कुछ हो गया, जज ने अलाउ कर दिया, मैंने रिमाइंडर। सर जी आप कॉम्पनसेशन के लिए इनसे लिखें, आप कंप्लेंट करें इनके साथ,
मैं समझ गया आपकी बात। आप कंप्लेंट करें इनको, आप अपने एमपी को इन्वॉल्व करें, आप इनसे कहें जी मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, आपने मेरा इतना वक्त बर्बाद किया है, इतना टाइम बर्बाद किया है, इतनी टेंशन दी है मुझे कोई ना कोई कॉम्पनसेशन चाहिए। अभी तक वो देते तो नहीं है किसी को कॉम्पनसेशन, लेकिन आप शोर तो मचा के देखें, कोई पता नहीं पहले क्लाइंट आप ही बन जाए जिसको कॉम्पनसेशन मिल जाए इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है किसी जज की तरफ से जज भी देखे कि हाँ आपके साथ सरासर ज्यादती हो रही है, तो मेरे जैसा कोई बंदा हुआ तो वो तो फिर आपको फॉरेन कॉम्पनसेशन भी अलाउ कर देगा। बिकॉज मैं इस चीज़ से बड़ा तंग हूँ। जिस तरह आपने कहा कि भाई होम ऑफिस ने अगर फैसला करना है आपके खिलाफ करना है तो करो फैसला, बताओ क्या बात है, रिफ्यूज करना है, गलत करना है, कुछ भी करना है तो बताओ। ये जो लटकाने वाली बात होती है ये कहाँ की बात है? क्योंकि लटकाने से क्या होता है, वो खुद भी अपना काम नहीं कर रहे, आपकी भी दुनिया रुकी हुई है, आपका भी वक्त रुका हुआ है, ना आप कहीं आगे जाने जोगे ना कहीं पीछे जाने जोगे, कुछ भी नहीं कर सकते, बीच में फंसे हुए हो। किस चीज़ का जी? होम ऑफिस का इंतजार कर रहे। सो आपको जो लेटर जहां से आया था, जहां से उन्होंने 2 महीने का टाइम कहा था, उस चीज़ को लेके और पूरा कोर्ट में चले जाओ बेशक, या इनके खिलाफ आप कंप्लेंट करो और अपने एमपी को इन्वॉल्व करके खूब शोर शराबा डालो उसके ऊपर कि ये सरासर ज्यादती है। बिकॉज इतना टाइम गुजरना नहीं चाहिए। अब आज देखो 1 जून हो गई है, दिसंबर की आपने अपील विन की हुई है, तो कहाँ का इंसाफ बनता है कि जी 6 महीने से आप बैठे इंतजार कर रहे हो जबकि आप अपील जीत चुके हैं। सो मेरा ख्याल है इस पर आपका शोर मचाना बहुत अच्छा बनता है, तो जरूर शोर मचाएं इसके ऊपर। ऑलराइट सर जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर जी, 2 क्विक क्वेश्चंस बताएं। एक, मेरी नेक्स्ट जो नेबर है वो डिसेबल है, शी इज ब्रिटिश और उसके हस्बैंड जो है उनके पास डिस्क्रिशन लीव है, तो बिकॉज शी इज डायलिसिस पेशेंट तो उसके वो बेनिफिट पे हैं। उसके हस्बैंड जो है वो बच्चों को भी लुक आफ्टर करते हैं, स्कूल भी छोड़ के आते हैं और दोनों बेनिफिट पे हैं। अब उसके हस्बैंड की डिस्क्रिशन लीव की वो जो है एक्सटेंशन ड्यू है, तो उसको काम करना पड़ेगा या काम करने बगैर ही वो अप्लाई कर सकते हैं? बिकॉज अभी उनकी सिचुएशन बहुत खराब है, वो बच्चों को भी लुक आफ्टर करता है और बेबी को भी, तो अगर उसको काम क्योंकि हालात बहुत खराब जा रहे हैं जिस तरह ये बता दें, तो काम किए बगैर उसकी एक्सटेंशन हो। डिस्क्रिशन लीव उनके पास 3 साल की है कि 2.5 साल की? आपका EU डिपेंडेंट है, कैन ही बी इलीगल? और अच्छा सॉरी सर मैं इससे ये पूछ रहा था कि आपका वो जो डिस्क्रिशन लीव वाली आप बात कर रही थी, उनकी डिस्क्रिशन लीव 3 साल की थी कि 2.5 साल वाली? 3 साल की। 3 साल की, चलें ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरा सवाल आपका क्या है कि EU डिपेंडेंट क्या अगर इलीगल हो तो हो सकता है कि नहीं? जी। और दूसरा ये कि अगर आप पैसे बाप के नाम पे भेजते रहे हो, वो पैसे आप बेटे पे यूज कर सकते हो डिपेंडेंट, या उसको अलग से भेजना पड़ेंगे? ओके चलें, मैं बताता हूँ जी। नंबर 1 क्वेश्चन आपका जो DLR वाला है, अच्छा ब्रेक के बाद चलें जी, अब एक ब्रेक का वक्त हो गया है, मैं ब्रेक से वापस आके फिर आपके सवाल का जवाब शुरू करूंगा। थोड़ी देर में दोबारा मिलते हैं, फिर शुरू करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको वापस वेलकम करता हूं। ब्रेक से पहले सवाल आया था, दो सवाल आए थे, उनका पहले मैं जवाब देता चलूँ। पहला सवाल ये था कि डिसेबल्ड खातून हैं, उनके साथ उनके हस्बैंड रहते हैं, वो बच्चों को भी लुक आफ्टर करते हैं, वो उनको भी खातून को भी लुक आफ्टर करते हैं, वो दोनों बेनिफिट्स के ऊपर हैं, उनको डिस्क्रिशन मिली हुई है 3 साल की, अब वो एक्सटेंशन के लिए जाना चाहते हैं, तो क्या उनको काम करना ज़रूरी है? क्या उनको काम दिखाना पड़ेगा अपना एक्सटेंशन लेने के लिए? 3 साल की डिस्क्रिशन लीव उनको मिली थी। इसका मतलब ये कि उस वक्त जब उनको ये 3 साल की डिस्क्रिशन लीव मिली थी, बेनिफिट्स लेना उनको अलाउड था। सो अगर वो अभी भी बेनिफिट्स ले रहे हैं और वो काम नहीं कर रहे और वो बच्चों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, जब अपनी एप्लीकेशन बनाएं तो उस एप्लीकेशन के कवर लेटर के अंदर बिल्कुल साफ साफ अपने सर्कमस्टांसिस को सही तरह से डिक्लेयर करें, साफ साफ बताएं कि जी वाइफ की डिसेबिलिटी है, बच्चों को लुक आफ्टर करना ज़रूरी है, इसलिए उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो काम कर सकें, इन सबको उन्होंने लुक आफ्टर करना होता है, इसीलिए वो बेनिफिट्स लेते रहे और वो काम नहीं कर सकते। उनको इंशाल्लाह डिस्क्रिशन लीव की एक्सटेंशन में कोई इशू नहीं आना चाहिए। दूसरा सवाल था जी कि अगर EU डिपेंडेंट कोई एप्लीकेशन करना चाहता है और वो इलीगल है कंट्री में, तो क्या होगा? UK लॉज जो हैं वो इमिग्रेशन रूल्स के अंदर आते हैं। सो अगर आपके पास स्टेटस नहीं है और आप किसी के डिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जब हम EU लॉज की बात करते हैं, EU लॉज के अंदर, रेगुलेशंस के अंदर, चाहे आपके पास स्टेटस हो या ना हो, आपके जो स्टेटस बनता है वो ऑटोमेटिकली अंडर EU लॉ बन जाता है, उसकी प्रेजेंस होती है। सो जो आपने लेना होता है होम ऑफिस से, वो आपकी कॉन्फर्मेशन वाली बात होती है। सो इस तरह की सिचुएशन के अंदर अगर आप EU डिपेंडेंट हैं और आप यहाँ पे इलीगल हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए और आपको स्टेटस दिया जा सकता है अगर आपकी डिपेंडेंसी प्रूव होती है, प्लस जिस EU नेशनल की बेस पे आप जाना चाह रहे हैं वो अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। बिकॉज ये याद रखें कि जो स्टेटस आपको मिलेगा वो सब कुछ आपके EU नेशनल पे डिपेंड करता है। अगर वो अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसकी बेस पे आपको यहाँ पे स्टेटस मिल सकता है, चाहे आप लीगल हों या इलीगल हों।
तीसरी बात आती है जो आपने सवाल पूछा कि जी वो पैसे अगर भेजे जा रहे हैं और वो फादर को भेजे जा रहे हैं तो क्या बच्चे के लिए वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं? डिपेंड करता है बच्चे की एज क्या है। कई बच्चे होते हैं जो अंडर 18 है तो फिर ऑब्वियसली फादर को ही पैसे भेजे जाएंगे वो डिपेंडेंसी शो करने के लिए। लेकिन अगर अंडर 18 नहीं है, ओवर 18 है तो फिर आप फादर को नहीं भेजें, फिर आप जो एक्चुअल एडल्ट बच्चा है आप उसी को भेजें ताकि नज़र आ रहा हो कि आप किसकी डिपेंडेंसी कायम करना चाह रहे हैं, नज़र आना चाहिए कि आप किसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, किसको आप मेंटेन कर रहे हैं। सो ये उस तरह की सिचुएशन है कि जी आप यहाँ बैठे हैं, आप कोई यूरोपियन नेशनल हैं, आप ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं और कोई फैमिली है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं या इंडिया में बैठे हैं, आप उनको पैसे भेजते हैं, आप उनको लुक आफ्टर करते हैं और फिर आप चाहते हैं कि जी उनको यहाँ पर आने का स्टेटस मिले और आप उनको डिपेंडेंसी के ऊपर लेकर आना चाहते हैं, तो फिर ये वो वाली बात बन सकती है, EU डिपेंडेंसी वाली बात बनती है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है ये सवाल जो पूछा गया था उसके मैंने सारे सवाल के जवाब अब दे दिए। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब वालेकुम सलाम। क्या है बुखारी साहब, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बताइए। मेरा एक मुख्तसर सवाल था कि वाइफ या स्पाउस सेटलमेंट वीज़ा की बेसिस पे अब 3 साल के बाद नेचुरलाइजेशन के लिए मैंने अप्लाई करना है और इस वक्त अगर मैं देखूँ तो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी मैं फुलफिल करता हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि अगर मुझे काइंडली आप बता दें कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करने हैं। अच्छा मैं बताता हूँ जी सर, इस तरह के क्वेश्चन अगर यहाँ पे अवॉइड किया करें तो शायद थोड़ा बेहतर हो। ये जो डॉक्यूमेंट्स वाली बात होती है हर केस आपका डिफरेंट होता है। मैं जनरल टू डॉक्यूमेंट्स आपको बता सकता हूँ कि जो हर केस के अंदर होते हैं जनरल क्या होंगे, आपका मैरिज सर्टिफिकेट होगा, आपके वाइफ का पासपोर्ट साथ जाएगा, आपका पासपोर्ट साथ जाएगा, आपका लाइफ इन द यूके टेस्ट साथ जाएगा, आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा साथ, वो साथ जाएगा, या आपकी डिग्री साथ लगेगी, प्लस आपका एविडेंस ऑफ कोहैबिटेशन जाएगा और आपकी इंडेफिनिट लीव का जो प्रूफ है वो जाएगा। ये सारा कुछ अगर आपके पास मौजूद है तो आप नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपने शादी की बेस पे अप्लाई करना है, यानी आप कह रहे हैं कि आपकी शादी ब्रिटिश नेशनल से हुई, उसकी बेस पे आपको इंडेफिनिट लीव मिली और आप अभी भी इकट्ठे हैं, तो आप 3 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं और इंडेफिनिट लीव मिलने के 1 साल बाद का आपको इंतजार नहीं करना होता। अगर आपको 3 साल टोटल लीगल हो चुके हैं यूके में और आपको शादी की बेस पे इंडेफिनिट लीव मिलती है तो बेशक आप अगले दिन जाके आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर नेचुरलाइजेशन। आपको उसमें 1 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं। आई होप दैट सर्व्स योर पर्पस जी। अगले सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने असाइलम क्लेम किया हुआ है, तो मेरी इस टाइम केस जो है अपर ट्रिब्यूनल में परमिशन टू अपील के लिए है। ठीक, तो परमिशन टू, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर परमिशन टू अपील जो है वो डिसमिस हो जाए तो आगे लीगल रास्ता हमारे पास क्या क्या बचता है? ठीक है जी। एक तो नंबर 1 आपकी अगर तफसील से बता दीजिएगा, मैं पहले पे सुनता हूं। जी, जितनी तफसील होगी मैं जरूर बता दूंगा आपको। जब आप अपील में जाते हैं, आप इमिग्रेशन एंड असाइलम चेंबर के फर्स्ट ट्राइब्यूनल में जाते हैं, जो फर्स्ट स्टेज होती है। वहां पे आपको इमिग्रेशन जज मिलता है, उस इमिग्रेशन जज ने आपके केस का फैसला करना होता है। वहां आपका वकील जाता है, वहां पे होम ऑफिस का वकील आता है, वहां बैठ के अपने केस को प्रेजेंट करते हैं, आपसे सवाल जवाब किए जाते हैं और उसके बाद जज फैसला करता है कि केस आपके हक में होना चाहिए कि आपके खिलाफ। अब अगर जज आपके खिलाफ फैसला करता है और आपकी अपील को डिसमिस कर दिया जाता है तो आपके पास मौका होता है कि आप लीव टू अपील एप्लीकेशन डालें, यानी आप इजाज़त मांगते हैं अपर ट्राइब्यूनल से कि जी मैं अपील करना चाहता हूं, मेरे मुताबिक जज ने कानूनी तौर पे कोई गलती की है, मटीरियल एरर ऑफ लॉ किया है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं उसका फैसला गलत है और इसलिए आप मुझे अपर ट्राइब्यूनल में आने का मौका दें। अब अगर आपको अपर ट्राइब्यूनल की तरफ से लीव नहीं मिलती, यानी आपकी लीव टू अपील एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया जाता है, तो आप डायरेक्टली अपर ट्राइब्यूनल को लिख सकते हैं, यानी आप डायरेक्टली अपील कर सकते हैं अपर ट्राइब्यूनल को और उसके ऊपर फिर जज ने फैसला करना है कि क्या आपकी अपील बनती है या नहीं बनती। ये तो आपके जो लीगल रास्ता बनता है। अब यहां पे अगर आपको अपर ट्राइब्यूनल की तरफ से भी रिफ्यूज कर दिया जाता है और आपकी अपील खत्म कर दी जाती, तो इसका मतलब है यू आर अपील राइट्स एग्जॉस्टेड। इसको हम ARE कहते हैं, अपील राइट्स एग्जॉस्टेड। इसके आगे आप अगर चाहें, आप समझते हैं कि आपके केस में बहुत जान है, तो आप परमिशन फॉर अपील मांग सकते हैं टू गो टू द कोर्ट ऑफ अपील। अब वो कोर्ट ऑफ अपील जाना कोई मजाक नहीं होता, लेकिन चलें, कई लोग सोचते हैं कि जी बस टाइम गुजारने के लिए चल रहे हैं या वैसे हम समझते हैं जाना चाहिए, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक
वो जो टाइम आपका होता है, अगर आपको लीव टू अपील नहीं मिलती तो वो टाइम आपका लीगल काउंट नहीं होता। सो लीगली आपके पास जो मौका है अपील करने के लिए वो आपका फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल की अपील है, उसके बाद आपकी लीव टू अपील एप्लीकेशन है, और उसके बाद डायरेक्टली जो आप अपर ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर रहे हैं अपील करने के लिए, वो ये तीन चीज़ें जब आपकी खत्म हो जाती हैं तो इसका मतलब आपकी अपील राइट्स एग्जॉस्ट हो गए हैं। इसके बाद आप कुछ भी करना चाहते हैं तो वो डिफरेंट चीज़ें। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम जुडिशियल रिव्यू में जा रहे हैं अपर ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ, वो मुझे लगता है कि बहुत एक टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है और पैसा वेस्ट करने वाली बात होती है। अनलेस आपके केस में कोई बहुत ही अनयूजुअल किस्म की बात है, बहुत अनरीजनेबल किस्म की बात है, आपको हाई कोर्ट में जाने की कुछ सेंस नज़र नहीं आती। लेकिन एनीवे लोग करते हैं ये चीज़। अब आपके केस पे डिपेंड करता है कि अगर आपको अपर ट्राइब्यूनल से भी रिफ्यूज़ कर दिया गया है, कोर्ट ऑफ अपील में जाने का आपको फायदा नहीं, बिकॉज टेक्निकली आपका केस बनता नहीं। तो दो चीज़ें हैं, या तो आप फिर नई एप्लीकेशन डालें, दोबारा पेड एप्लीकेशन डालें, जो आपकी कोताहियाँ थी या जो आपकी गलतियाँ थी, जो आपकी कमी बेशी थी, आप उसको कंप्लीट करें, या फिर आप फर्दर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जिसमें आप ये कर सकते हैं कि जी आप जो फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन है, जो डिटर्मिनेशन है, उसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं, वो जो मिस्टेक्स आप कह लें कि जो आपकी गलतियां हैं, उन गलतियों को एक एक करके एक एक पॉइंट को आप डिस्कस कर सकते हैं अपने जो भी आप अपनी आगे एप्लीकेशन करना चाहेंगे, जो आपकी फर्दर रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। सो जो पॉइंट्स ऑफ रिफ्यूज़ल हैं, एक एक पॉइंट को लेके उसके खिलाफ अपना एविडेंस जमा कीजिए, तैयार कीजिए, और उसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स बना के वो आप फर्दर रिप्रेजेंटेशंस कर सकते हैं या एज अ फ्रेश क्लेम सबमिट करा सकते हैं। सो डिपेंड करता है आपके केस में क्या, आपके केस की नौयत क्या है, उसके मुताबिक उसका फैसला किया जाता है कि आगे आपके पास ऑप्शंस क्या बनते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी इसमें हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी। हेलो अली भाई, कैसे हैं आप? खैरियत जी, ठीक ठाक। हाँ अली भाई, अब मुझे पता नहीं है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन माय सेल्फ क्विकली एज पॉसिबल ना। As quickly, कि please. मैं यहाँ पे स्टूडेंट आई थी, मुझे ओवर 10 ईयर हो गए हैं। अच्छा। और मेरी यहाँ 2 बेटियां हैं, एक 8 ईयर की हो जाएगी इस सितंबर में, एक 5 की है। अच्छा। मैं स्टूडेंट ओवर स्टे हो गई थी 2009 में, और उसके बाद मुझे ना कैपिटल वालों की लेटर आनी शुरू हो गई थी कि अपना स्टेटस शो करो और यहाँ से चले जाओ। उसके बाद मैंने ह्यूमन राइट का केस चल रहा था, जो अभी इस ईयर में अभी तक चल ही रहा था। तो उसके चलते चलते मेरे पार्टनर को लेगेसी में डिस्कशनरी लीव मिल गई थी 3 साल की ना। तो उसके बाद ह्यूमन राइट का अपील चल रहा था, उसमें हमने ये भी शो कर दिया था कि जो डैड है उसके पास डिस्कशनरी लीव है, और बेटी उस वक्त 7 साल की नहीं हुई थी। वो टाइम अब सॉरी, मैं अब आपसे कुछ कहने लगा हूँ। आप मुझे बताइए आपका भी सवाल क्या है। मैं आपका केस समझ गया हूँ, मुझे बताइए आपका सवाल क्या है। अभी सवाल ये है कि जब हम कोर्ट में गए थे ना, तो हियरिंग थी, तो उस वक्त मेरी बेटी 7 साल की हो चुकी थी, तो जज ने वो भी कंसिडर कर लिया था कि ये 7 साल की हो चुकी है, तो उसने फैसला हमारे हक में कर दिया था। विद इन 14 डेज होम ऑफिस ने फिर से हमारे अगेंस्ट अपील की परमिशन मांगी थी, जो उन्हें नहीं मिली। ठीक। उसके बाद फिर उनको 14 दिन का टाइम था, उन लोगों ने फिर से केस नहीं लगाया। अब हम वेट कर रहे हैं। अभी क्या लगता है कि वो क्या करेंगे होम ऑफिस, हमें पता नहीं है, कोई जवाब भी नहीं आ रहा है। तो उनको फिर 14 डेज का टाइम गुजर गया है, और मेरे वकील ने ट्रिब्यूनल को फोन करके कंफर्म कर लिया है कि विद इन द टाइम लिमिट। चलें, अब आप मेरी बात सुनें, मैं आपको जवाब देता हूँ। अब आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने आपका सवाल समझ लिया है। मुझे कुछ और भी पूछना है। जल्दी से पूछिए प्लीज। इतनी देर आपने करके आपने ये चीज पूछनी थी कि आपकी अपील भी हो गई, आपको अभी तक स्टेटस नहीं आया। डिस्क्रिशनरी लीव की जो एक्सटेंशन डाली है मेरे हस्बैंड की, उसका वो जो 600 पाउंड लेते हैं, वो FLR वो हमने भरा था, उन लोगों ने वो वापस कर दिया है। कहता है वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म होता है वो भरो, हमने वो भर के भेज दिया है। फीस हमारी वापस आ गई है, फिंगरप्रिंट हो गए हैं। हमें पता नहीं वो कितना टाइम लगाएंगे। देखिए मुझे पूछना है कि एक्सटेंशन को कितना टाइम लगता है। ओके चलें ठीक है, मैं दोनों चीज़ों का आपको जवाब देता हूँ। आपका छोटे छोटे सवाल थे, इतनी लंबी तमहीद थी। अच्छा, आपको मुबारक हो कि आपने अपील अपनी जीत ली। आपकी अपील पे आगे से होम ऑफिस ने अपील की, उनको परमिशन नहीं मिली, उनको इजाज़त नहीं मिली, तो इसका मतलब आपको स्टेटस मिलेगा। अब आपको सिर्फ ये करना है कि अगर बहुत देर गुजर गई है तो अपने MP को इन्वॉल्व कर लीजिए। अगर आपको बहुत देर नहीं गुजरी, अभी ये सारा कुछ हुआ है, महीना 2 महीने हुए हैं, तो अभी थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। कम से कम 3 महीने का उनको टाइम दे दें कि उसके अंदर वो फैसला कर लें आपका। जो दूसरा सवाल है आपका कि जी आपके हस्बैंड ने डिस्कशन लीव की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है, उसमें कितना टाइम लगता है, वो टाइम
मेरा ख्याल है मुश्किल से 2-3 महीने ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। लेकिन अगर इससे ज़्यादा लग भी जाता है तो आप उनको एक लेटर लिख सकते हैं, उनसे सिर्फ पूछ सकते हैं कि जी क्या है। लेकिन अदरवाइज मैं ये कहूँगा कि जब आपकी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन जाती है तो 3 महीने 3.5 महीने के अंदर आपको जवाब उसका आ जाता है। कई दफ़ा उससे जल्दी, कभी कभार थोड़ा लेट भी हो जाता है, लेकिन कोशिश यही होती है उनकी कि वो आपको 3 महीने के अंदर फारिग कर दें। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट कि आपको भी 3 महीने के अंदर जवाब आ जाना चाहिए इसका। लेकिन आपकी कोई घबराने वाली अब सिचुएशन लग नहीं रही, लगता है कि आपने अपना मुश्किल टाइम सारा गुजार लिया हुआ है, अब आप ज़रा अच्छे वक्त में आने वाली हैं। इंशाल्लाह अब आपको स्टेटस की अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी जल्दी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मुझे अपने भाई के बारे में, 2 भाइयों के बारे में पूछना है। बताइए। मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं वो 70 इयर्स ओल्ड हैं और वो ब्रिटिश नेशनल हैं। ठीक है। और जो छोटे भाई हैं उनको अभी हमने 2014 में 2 साल का मल्टीपल इंट्रीज का जो फैमिली वीजा होता है वो लगवाया है, जो कि 2016 में एक्सपायर हो जाएगा। इसी दौरान में पिछले साल दिसंबर में उनकी एक यूरोपियन नेशनल से यूरोप में शादी भी हो गई है और उनको 5 साल का कार्ड भी मिल गया है। ठीक है। अब जो बड़े भाई हैं वो चाहते हैं कि मेरा छोटा भाई मेरे पास ही रहे, यहाँ पर यूके में शिफ्ट हो जाए। और जो उनकी वाइफ हैं वो अभी आने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो चाहती हैं मैं 1-1.5 साल के बाद आऊंगी, उनकी वालदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि हमें किस तरीके से मेरा छोटा भाई जो है वो यहाँ पर यूके में सेटल हो जाए, एज अ केयरर के तौर पर, वर्क परमिट के तौर पर, या फिर सुरिंदर सिंह केस के तौर पर, या किसी भी तरीके से आप प्लीज हमें गाइड करें। ओके, चलिए मैं बताता हूँ जी। आपने वो किया हुआ कि बस मैं पूरी एक वो मेन्यू अपने सामने रख के वो सारी चीज़ें ट्राई करके देख लेते हैं। ऐसा नहीं होता जी, आपको डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर, आपकी सिचुएशन क्या है। उस सिचुएशन के अंदर आपने देखना कि आपको केस को कौन सी चीज़ सूटेबल रहेगी। आपने सुरेंद्र सिंह का भी जिक्र कर दिया, आपने वर्क परमिट का भी जिक्र कर दिया, आपने केरर का भी जिक्र कर दिया। केरर का आपको वीज़ा होता नहीं है, नंबर 1, वो चीज़ खत्म हो गई। नंबर 2, आपने बात की वर्क परमिट की। वर्क परमिट के लिए स्किल होनी ज़रूरी है, प्लस आपको ये दिखाना है कि जिस जॉब के लिए वो आ रहे हैं, जो एम्प्लॉयर उनको स्पॉन्सर कर रहा है, उसने इसका रेजिडेंट लेबर मार्केट टेस्ट किया है, यानी उसने एडवर्टाइज किया है और पूरे यूके में और पूरे ईयू में उसको कोई और बंदा नहीं मिला जो ये काम कर सके, सब वो भी चीज़ खत्म हो जाती है आपके लिए। तीसरी चीज़ आपने पूछी कि जी वो सुरेंद्र सिंह की तरफ चले। सुरेंद्र सिंह के लिए क्या होता है कि एक यूरोपियन नेशनल है जो अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहा है, उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है और वो जब किसी और कंट्री में चला जाता है तो वो डिपेंडेंट उसके साथ वहाँ जा सकता है। सो अगर आप अपने बड़े भाई जो आपके 70 ईयर्स ओल्ड हैं, ब्रिटिश नेशनल हैं, आप उनके साथ सुरेंद्र सिंह का करना चाह रहे हैं तो वो तो कोई बात ही नहीं बनती, कोई किसी किस्म का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। जो प्रैक्टिकली मुझे चीज़ समझ आती है वो ये है कि आपके जो भाई की वाइफ हैं वो भी यहाँ पे आना नहीं चाहती, जो यूरोपियन नेशनल हैं, उनके पास विजिट वीज़ा है, वो आते जाते रहे अपने विजिट वीज़ा के ऊपर। जब उनकी वाइफ तैयार होती है यहाँ पर आने के लिए, जब वो वहाँ से मूव करेंगी तो यूके में आके उनको उनके साथ स्पाउस वीज़ा या उनका यूरोपियन डिपेंडेंट वीज़ा मिल जाएगा। तो आपके दूसरे भाई जो हैं अपनी वाइफ के साथ जब यहाँ पर 1.5 साल के बाद आते हैं, जिस टाइम के दौरान वो अपने विजिट वीज़ा पे ट्रैवल कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं। उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे, उनको 5 साल का यहाँ से रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा और उस 5 साल के रेजिडेंस परमिट के ऊपर वो यहाँ पे रह सकते हैं। सो आपके दूसरे भाई भी खुश होंगे, जो आपके 70 ईयर ओल्ड भाई हैं, जो आपके छोटे भाई हैं वो भी खुश होंगे क्योंकि आपके अपनी वाइफ के साथ वो शादी करके यहाँ पर आ रहे होंगे। जो 2 साल का बीच में टाइम पीरियड आता है उसके लिए आपके पास 2 साल का विजिट वीज़ा लगा हुआ है, आप उसके ऊपर आ जा सकते हैं किसी भी एक वक्त में। आपने 3 महीने से ज़्यादा यहाँ पे रहना नहीं है, बस ये मेरा आपको मशवरा होगा। इसमें और तो कोई ख़ास साइंस लड़ाने वाली बात नहीं है और ना इसको पुश करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज जो आपकी सिचुएशन है अभी वो बिल्कुल ठीक है, उसमें सब कुछ लीगल है। आपको कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा उनको यहाँ सेट करने के लिए, जो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। ऑलराइट जी, नज़ीर, मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट यही है, छोटा मोटा सवाल होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको आंसर कर दूँ ज़रूर, अदरवाइज़ आप मुझसे मिल सकते हैं। कल इंशाल्लाह ट्यूसडे में मुलाकात होगी लोगों से, ट्यूसडे को इल्फर्ट में लोगों से मुलाकात होगी, वेंसडे को इंशाल्लाह साउथ हॉल में मुलाकात होगी और थर्सडे को इंशाल्लाह मैनचेस्टर में मुलाकात होगी। दिन काफ़ी बिजी गुजरते हैं, सो अपना इंटरेस्ट अगर आप सबमिट कराना चाहते हैं ज़रूर करा लीजिए और अगर थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़े तो ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे पता है कि मैं लोगों को कई दफ़ा इंतजार करा देता हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि बाद में आपको जवाब अच्छा दूंगा इंशाल्लाह। अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।